टैक्स में नया चैप्टर, दिस इज़ योर सेकंड हेड ऑफ इनकम, ये हम लोग का सेकंड हेड ऑफ इनकम है, एंड दिस इज़ नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ज़रा याद करें उन दिनों को, बचपन में न चले जाना, ज़रा याद करें उन दिनों को जब हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर इज़ सेक्शन 14, हाँ या ना, और सेक्शन 14 में पढ़ा था दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितनी इनकम्स होती हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। द फर्स्ट वन इज़ योर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज़ योर सेकंड हेड, और आज हम लोग को यही सेकंड हेड स्टार्ट करना है। द फर्स्ट वन वॉज सैलरी, सेकंड इज़ योर हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन, एंड द लास्ट अदर सोर्सेज। क्लियर? पहला हेड ऑफ इनकम हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ दिस इज योर सेकंड हेड ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी। एक खास बात है इस चैप्टर की, जो हम कमाएंगे सरकार उस पर टैक्स लेगी या जो नहीं कमाया उस पर भी टैक्स लेगी। फिर बात समझो, मैंने कुछ कमाया ही नहीं, बावजूद इसके क्या सरकार टैक्स लेगी? बोलो। नहीं लेना चाहिए। जेन्युइन है क्या? नहीं। लेकिन ये एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग जब PGBP पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे एक्चुअल इनकम पर टैक्स देते हैं। जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे एक्चुअल इनकम पर टैक्स देते हैं। अदर सोर्सेज भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल इनकम पर टैक्स दिया जाता है। इवन सैलरी में भी हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल इनकम पर टैक्स दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है कि ज़रूरी नहीं कि हमने कुछ कमाया हो, भले ही हमने कोई कुछ न कमाया हो उस प्रॉपर्टी से, बावजूद इसके हमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मैंने कमाया, बावजूद इसके मुझे टैक्स देना है। ये एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है जिसमें नोशनल इनकम पर टैक्स लगता है। क्या? अब वो नोशनल इनकम यानी कैलकुलेटेड इनकम, अब वो कैलकुलेटेड इनकम या तो आपकी एक्चुअल इनकम भी हो सकती है और एक्चुअल इनकम नहीं भी हो सकती, या तो वो कैलकुलेटेड इनकम एक्चुअल इनकम भी हो सकती है और एक्चुअल इनकम नहीं भी हो सकती। क्लियर है? तो अगर हमारा नोशनल इनकम पर टैक्स लगना है, बेसिकली ज़रूरी नहीं कि नोशनल इनकम पर टैक्स लगे, इसीलिए मैं इसको कहूँगा कौन सी इनकम? कैलकुलेटेड इनकम। लेकिन इनकम टैक्स ने इस कैलकुलेटेड इनकम को भी एक नाम दे दिया और नाम दिया एनुअल वैल्यू। क्या? एनुअल वैल्यू। क्लियर? यानी हमारी किस इनकम पर टैक्स लगता है? एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगता है। किस पर टैक्स लगता है? एनुअल वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक मूल्य। क्लियर? सबसे पहले तो सर जी आप ये बता दीजिए हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक हाउस वो होता है, क्यों? पक्की बात है ना, दीवारें घिरी रहती हैं चारों ओर से? नहीं, ये 3D एनिमेशन बना रहे हैं, चिंता न करना। लग रहा है ना? हाँ, तो ढंग से देखना, यहाँ से दरवाज़ा है घर के अंदर एंट्री करने के लिए, है कि नहीं? अब देखना जरा, क्या छत का होना ज़रूरी है घर होने के लिए? पक्की छत का या कच्ची छत का? कुछ भी हो, लेकिन हो ज़रूर, चाहे वो कच्ची छत हो या छत नहीं है, खुले आकाश के नीचे 4 दीवारों में मैं सोता हूँ, बताओ क्या वो घर घर है? इनकम टैक्स में है। लेकिन कितनी दीवारें होनी चाहिए? जरूरी नहीं। अगर 2 दीवारें हो तो घर मान लिया जाएगा? मान लिया जाएगा। अगर दीवार हो ही न तो भी घर मान लिया जाएगा। आश्चर्य हुआ? ये मैं नहीं बोलता, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसने कहा घर को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि 4 दीवारें हों और छत हो ना। स्टेडियम क्या दीवारें होती हैं? नहीं। स्विमिंग पूल क्या दीवारें होती हैं?
नहीं। लॉन, क्या दीवारें होती हैं? इस घर के चारों तरफ ये ज़मीन है, नहीं हो सकती। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो क्या ये घर में नहीं आएगा? तुम लोग के हिसाब से अगर घर को डिफाइन किया जाए तो घर इतना ही है, लेकिन मेरे हिसाब से घर को डिफाइन करोगे तो घर इतना है। यहाँ हमने लॉन लगा रखा है, पेड़ पौधे गमले ये सब बहुत बड़ा लॉन है, होई पार्क जितना। अब बताओ क्या ये घर घर नहीं है? ये भी घर की डेफिनीशन में आएगा, ये भी घर की डेफिनीशन में आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि 4 दीवारें हों और ऊपर पक्की छत हो या कच्ची छत हो तो ही हम क्या माने? घर माने। ये ज़रूरी नहीं। क्लियर? हटा सकते हैं इसको, सारी आर्ट खराब कर दी। अब ज़रा देखो डिफाइन क्या किया है। जिस तरह हम लोगों ने सैलरी चैप्टर में देखा था सेक्शन 15, कौन सा सेक्शन देखा था? सेक्शन 15 वाज द, बोलो, चार्जिंग सेक्शन। यहाँ पर सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन, यानी ये हमारा बेसिक सेक्शन है जो कवर करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, कि किस तरह की इनकम हमारी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक। द एनुअल वैल्यू, अब समझ में आया एनुअल वैल्यू? हाँ या ना? एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स क्या? कॉम्प्राइजिंग, प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होगा? इधर देखें, लिखना बंद करें। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी में शामिल होता है, यानी कॉम्प्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड। जमीन को भी हम बिल्डिंग मानेंगे, प्रॉपर्टी मानेंगे, लेकिन वो जमीन जो लगी हुई है उस घर के साथ, अपरटिनेंट देयर टू। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटिनेंट देयर टू, ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। एसएससी क्या हो? एसएससी इज द ओनर। shall be charged to tax, shall be charged to tax under the head what? Under the head what? Income from house property. After giving deductions under section 24. That's it. This is our charging section. ये कौन सा सेक्शन है? अब जरा इसको तोड़ते हैं, एनालिसिस करें। मैंने कहा किस इनकम पर टैक्स लगता है? एनुअल वैल्यू। किस इनकम पर टैक्स लगता है? एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 23 में। ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? इसके बाद जो सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। यानी द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। ढंग से सुनना, मैंने ये नहीं बोला कंप्राइजिंग एनी लैंड और बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ लैंड और बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू, तो इसका मतलब जमीन इतनी बड़ी, घर इतना छोटा। ये जमीन के साथ लगा हुआ घर है, जबकि हमें बात करनी है घर के साथ लगी हुई जमीन। अब बात समझ में आई? हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जमीन ना, हम इसकी बात कर रहे हैं घर और उसके साथ लगी हुई जमीन, जो आपकी टेरेस होती है, लॉन होता है, लॉबी होती है, लॉन होता है, स्विमिंग पूल होता है, फील्ड होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। क्लियर? तो घर और उसके साथ लगी हुई जमीन। अपरटेनेंट का मतलब होता है लगे होना, सटे। अपरटेनेंट देयर टू, ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। अरे मैं मालिक होना चाहूँ,
अगर मैं इस घर का मालिक हूं तो ही तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, कि मेरे घर पर इसको टैक्स देना है, मुझे टैक्स देना है। किसको टैक्स देना है? मेरे घर पर, मेरी प्रॉपर्टी पर मुझे टैक्स देना है, नहीं देना। ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। फिर से पढ़ते हैं। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग व्हाट? बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। अगर हम बात करें एसएससी इज द ओनर, तो एक और ओनर शामिल होता है जिसको हम लोग नाम देंगे इंक्लूडिंग या इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। सर जी ये नया कौन डीम्ड ओनर है? इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 27 में। क्लियर? फिर से मैं बात करता हूं। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising any building or land pertinent thereto, of which SSC is the owner, shall be charged to tax under the head income from house property, but what? After giving deductions under section 24। तो हमको तो डिडक्शन का सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही मालूम है किस सेक्शन में आता है, 24। तो डिडक्शन किस सेक्शन में देना है? 24। क्लियर? समझ में आई बात? नोट करें इसको तुरंत। चल सकते हैं आगे? पक्का? जरा ढंग से एक बार और एनालिसिस करें। इंक्लूड्स व्हाट? डीम्ड ओनर ऐसे लिखने कोई दिक्कत है? और इसको हम डिफाइन किस सेक्शन में करेंगे? अच्छा, इसको सेक्शन किस में डिफाइन करेंगे? अब हम बात करते हैं द एनुअल वैल्यू विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 23। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, जिसका मालिक कौन हो? एसएससी। जिसमें कौन शामिल होता है? डीम्ड ओनर भी शामिल होते हैं। और डीम्ड ओनर को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 27 में। उसकी इनकम को टैक्स लगाया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। लेकिन हाँ, डिडक्शंस तो देना बनता है, और डिडक्शन हम लोग किस सेक्शन में देंगे? 24। क्लियर? हटा सकते हैं। कितनी प्लेन लाइन है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, of which SSC is the owner including deemed owner, shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. Clear?
क्या पढ़ना है? सेक्शन 22 क्या था ये? चार्जिंग सेक्शन। हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। 23 एनुअल वैल्यू, ये हमें पढ़ना है 23 में। 24 डिडक्शंस, 25 ए एंड 25 बी। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, ठीक। 26 को ओनरशिप एंड 27 मालूम होगा डीम्ड ओनर। अगर हम इतने सेक्शंस पढ़ लें तो मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा? ख़त्म। दैट्स इट। जिसमें से हम लोगों ने कौन सा सेक्शन स्टडी कर लिया? सेक्शन 22। आगे बढ़े, नोट करना है इसको। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग में लिख दे रहा हूँ हटाएं इसको। क्या फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का? आखिर किस फॉर्मेट को हम लोग यूज करेंगे? हम लोगों ने क्या निकाला था टैक्सेशन के लिए? इसको हम लोग नाम देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग। लिख लिया। माइनस करेंगे इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करेंगे? लेकिन ये तब माइनस होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहला, एक्चुअल पेमेंट पर। किस पर? ड्यू हो गया है, पेमेंट नहीं किया, माइनस नहीं होगा। 10 साल का इस साल अकेले पेमेंट किया, माइनस हो जाएगा। बात समझना, ये हम अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स। टैक्स में म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको तब मिलेगी यहाँ पर जब आपने एक्चुअल में इसका पेमेंट किया हो। अगर एक्चुअल में पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मैंने किया या किराएदार ने किया, कोई फर्क पड़ता है क्या? ना, फर्क पड़ेगा। कौन खर्च करे? पेड बाय एसएससी, न कि टेनेंट। अगर एसएससी पेमेंट करेगा तो ये डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। पेमेंट हुआ लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे किराएदार ने किया, किसी थर्ड पार्टी ने किया, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन मिलेगी पेमेंट बेसिस पर मिलेगी, और किसने किया हो पेमेंट? एसएससी ने खुद किया हो उसका पेमेंट। क्लियर? अब जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू, और इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और इसको हम लोग लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर? इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस। क्या माइनस करेंगे? किस सेक्शन में आती हैं डिडक्शन? अंडर सेक्शन 2 डिडक्शंस हैं। सेक्शन 24A, जिसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन,
और दूसरी डिडक्शन है सेक्शन 24B, जिसको हम नाम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों डिडक्शंस को देने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुनो ना इधर, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे दैट इज योर 30% ऑफ NAV। एक लाइन की बात, हम लोगों ने कौन सा सेक्शन ख़त्म कर दिया? 24A, जो सीधे सीधे बोलता है जितना NAV उसका 30%। 100 रुपये होगा तो 30 रुपये होगा, 10,000 होगा तो 3,000 होगा, 1 रुपये होगा तो 30 पैसा होगा, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट कर लें इसको, फॉर्मेट को नोट कर लें। थोड़ा सा स्पीड ले आए। हटा रहे, नोट हो गया। अब जरा रिकैप करके देखते हैं अब तक क्या पढ़ा हम लोगों ने। सेक्शन 22 वॉज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू ऑफ विच एसेसीज द ओनर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने देखा फॉर्मेट क्या यूज़ होगा। फॉर्मेट यूज़ होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23, माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स, एक्चुअल पेमेंट मेड बाय द एसएससी इटसेल्फ, जो आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू होगा। उस नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे दो डिडक्शंस, डिडक्शन 24A, डिडक्शन 24B। 24A में डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, और 24B में डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखा जाएगा जो बचेगा वो हमारा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? पक्की बात? इसमें कोई डाउट रह गया? जो सेक्शंस को हम लोगों ने सीरियल वाइज देखा, सिस्टमेटिक, वो देखा। सेक्शन 22 में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन ओवर कर लिया। सेक्शन 23 अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन। सेक्शन 24 डिडक्शंस दो तरह की देख ली हम लोगों ने, जरा देखें कौन सा सेक्शन? सेक्शन 23। क्या क्या सीखेंगे इसमें? सेक्शन 23 में क्या सीखेंगे? एनुअल वैल्यू। कुल 4 फैक्टर काम आएंगे। कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर काम आएंगे हमारे एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने में। पहला फैक्टर जिसको हम कहेंगे एक्चुअल रेंट। क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट, और शॉर्टकट में इसको लिखेंगे हम लोग AR।
ठीक, यानी एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करना है तो ये 4 फैक्टर जानने जरूरी हैं। एक्चुअल रेंट, वो रेंट जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ, चाहे 2 महीने का साल भर में, चाहे 6 महीने का साल भर में, चाहे 12 महीने का साल भर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मिला वो मेरा एक्चुअल रेंट। सेकंड, फेयर रेंट, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, FR। फेयर रेंट का मतलब होता है कि जो मेरा घर है, जिस एरिया में मौजूद है, उस एरिया में आसपास के लोगों ने अपने घर को कितने किराए पर दे रखे। बोलो, मेरा घर 2000 महीने पर उठा हुआ है, बगल वाले का उसी टाइप का घर है और उसने 4000 पर उठाया हुआ है, तो फेयर रेंट कितना है, 4000, और एक्चुअल रेंट हमारा कितना है, 2000। क्लियर। थर्ड, म्यूनिसिपल रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू, जो नगर निगम होता है, जिसको हम शॉर्टकट में MV बोलते हैं, उसने भी अपने अपने रेट्स डिसाइड कर रखे हैं सर्किल के हिसाब से। इस एरिया के घर इतने किराए पर, इस एरिया के घर इस रेट पर, इतने किराए पर उठे होने चाहिए। उनको हम नाम देंगे क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू। उनको हम नाम देंगे क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू। और लास्ट है स्टैंडर्ड रेंट, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, SR। ये हर सिटी में एप्लीकेबल नहीं होता। SR, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ हम लोग SR का यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन में दे रखा रहेगा कि SR क्या है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है। हर सिटी में नहीं लगता, ठीक, तो जो स्टैंडर्ड रेंट होगा वो देखेंगे। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे इन 4 लोगों की हेल्प से? पहली चीज़ तो ये याद रखें, एक्चुअल रेंट उतने ही महीने का होता है जितने महीने किराए पर मकान उठा हुआ होता है, और बाकी तीनों फैक्टर एनुअल होते हैं। क्या होते हैं? ऑलरेडी ये एनुअल होते हैं। अगर मेरा घर 6 महीने के लिए किराए पर उठा हुआ है, देन एक्चुअल रेंट इज योर 6 months रेंट, बट हेयर द रेस्ट ऑफ द फैक्टर वुड बी बेस्ड ऑन एनुअली। अगर ये 12 महीने का है तो ये भी 12 महीना, ये भी 12 महीना, ये 1 महीना मिला है तो 1 महीने का कंपैरिजन हम 12 महीने से करते हैं, ये ध्यान देना। क्लियर है? नोट कर लें इसको। सेक्शन 23 में बताया गया कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, जो दोनों में अधिक होगा उसको हम कहेंगे फेयर रेंट नंबर 1। ठीक, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों में अधिक होगा उसको हम नाम देंगे फेयर रेंट नंबर 1। फिर फेयर रेंट नंबर 1 का कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। 4 फैक्टर थे ना, 2 फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर। इन दोनों में जो कम होगा उसको हम नाम देंगे फेयर रेंट नंबर 2। इसके बाद फेयर रेंट नंबर 2 का कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल रेंट से। अगर एक्चुअल रेंट अधिक आता है किससे? फेयर रेंट नंबर 2 से, तो सोचना बंद कर दो। हमारा आंसर हमारे सामने है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्चुअल, क्योंकि वो अधिक है सबसे, बात खत्म। लेकिन अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम आ जाता है फेयर रेंट नंबर 2 से, अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम आ जाता है फेयर रेंट नंबर 2 से, 2 चीज़ें होंगी। एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी। किसके कारण? हमने बताया था
एक्चुअल रेंट हो सकता है 6 महीने के लिए भी किराए पर उठा हुआ मकान, 8 महीने के लिए भी हो सकता है, 10 महीने के लिए भी हो सकता है, और पक्का ना? अगर 6 महीने के लिए मकान किराए पर उठा हुआ है तो हो सकता है वैकेंट हो कितना, 6 महीना? नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है कि किराए पर उठा हुआ था 8 महीने के लिए, लेकिन हमको किराया कितने महीने का मिला, 6 महीने का। सामने वाले ने मुझे किराया कितने महीने का नहीं दिया, तो इसका मतलब वैकेंट कितने महीने होगा, 4 महीना। वैकेंट का मतलब खाली, हॉरर मूवी वाला जो मकान आता है ना, उस तरह का, बिल्कुल खाली, बाहर से ताला लगा हो, कोई रहता ना हो अंदर, उसको हम कहते हैं वैकेंट। हम खुद अपने घर में रहते हैं, क्या मेरा घर वैकेंट है? क्या हम भूत हैं? ना, हमारा घर भरा हुआ है, उसको हम वैकेंट नहीं बोलेंगे। मेरे घर में ये आकर रह रहा है, ताला बंद था, खोल कर ये रह रहा है, फ्री में ही रह रहा है, क्या वैकेंट है मकान? ना। वैकेंट का मतलब होता है जहाँ कोई रहता ना हो। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा मकान खाली था, तो हो सकता है कि एक्चुअल रेंट हमें मिला हो 6 महीने का और बाकी समय मकान खाली रहा हो, लेकिन ये तो कैलकुलेशन 12 महीने का है। मैंने तुम लोग को बताया था एक्चुअल रेंट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सालाना होती हैं। एक्चुअल रेंट को छोड़कर बाकी तीनों चीज़ें क्या होती हैं? तो जाहिर सी बात है 6 महीना और साल भर का जरूरी है, हो सकता है ये ज़्यादा हो। तो एक्चुअल रेंट कम है क्योंकि फेयर रेंट ज़्यादा है। फेयर रेंट ज़्यादा क्यों है, एक्चुअल रेंट कम क्यों है? एक्चुअल रेंट कम इसलिए है क्योंकि मकान खाली पड़ा था। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ड्यू टू वैकेंसी। अगर एक्चुअल रेंट के कम होने के पीछे उसका मेन कारण घर के बाहर ताला लगा था, तो उसको कहेंगे ड्यू टू वैकेंसी मेरा एक्चुअल रेंट कम आया। और जब एक्चुअल रेंट कम आता है वैकेंसी के कारण, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्चुअल रेंट। क्लियर हुआ? कोई सोचना ही नहीं, क्योंकि उसमें ना तो मेरी गलती ना किसी और की गलती। मकान बाहर से बंद था, तो हमारे ऊपर बर्डन क्यों डाल रहे हो? लेकिन कोई और रीज़न के कारण हमारा मकान का किराया कम आया है, किसी और रीज़न के कारण, अब कोई भी रीज़न हो, एनी अदर रीज़न, तो वहाँ पर कहा गया फेयर रेंट नंबर 2 इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, नोट कर लें इसको। तुरंत नोट करें।